चैप्टर 4। हिमाद्री का जाना बटा अभिमान जी का फफक कर रोना। और 1 साल बाद अगले ही पल आहान ने न आव देखा न ताव। वो जल्दी से आगे बढ़ा और नीचे झुक फर्श पर पड़ी हिमाद्री की चेन को उठाने को होता है, लेकिन तभी हिमाद्री ने उस चेन पर अपना पैर रख दिया, जिससे आहान के हाथ वही रुक गए और उसने नजरें उठा हैरानी से हिमाद्री को देखा, जो अपना सर झुकाए आग उगलती आंखों से उसे ही देख रही थी। आहान सीधा खड़ा हुआ और कुछ पल खामोश रहने के बाद धीमी सी आवाज में बोला, हिमाद्री, तुम इस चेन को अपने पैरों के नीचे रौंद रही हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि ये चेन खुराना एस के लिए क्या है। ये चेन नहीं बल्कि खुराना फैमिली का टैग है, जो उनका ब्लड रिलेशन सबको बताती है, उनकी पावर सबके सामने शो करती है। उसने इतना ही बोला था, तभी हिमाद्री बीच में बोली, ये चेन, इसकी पावर, पहचान, इज्जत आप सबके लिए मैटर करती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब मुझे खुराना फैमिली के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, तो फिर इस चेन जो मेरे लिए सिर्फ गले का फंदा है, इसे पहनकर मैं क्या करूंगी। आपको एक चेन की पड़ी है, लेकिन मेरे जज्बातों की नहीं। वाहो आहान खुराना, आप तो बहुत ग्रेट हो, हिमाद्री ने तालियां बजाते हुए हंसकर कहा, और इतना कह उसने अपने पैरों के नीचे पड़ी चेन को एक जोर की किक मारकर दूर गिरा दिया। चेन फ्लोर पर घसीटती हुई सीधा अखिल के पैरों के पास जा गिरी। अखिल के साथ सबने उस चेन को देखा और दूसरे ही पल अभिमान जी ने हिमाद्री की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज में कहा, हिमाद्री बेटा, क्या तुम हमसे भी अपना रिश्ता तोड़ रही हो। इन सबने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, उसके बाद तुम क्या, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही करता जो आज तुम कर रही हो। लेकिन बेटा, अगर तुमने खुराना नाम अपने नाम के आगे से हटा लिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। खुराना नाम है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और अगर एक बार ये नाम हट गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तुम फिर से इस दुनिया के अकेली हो जाओगी। इतना कहते कहते अभिमान जी रुक गए और अपनी नम आंखों से हिमाद्री को देखने लगे, जो खुद उन्हें ही देख रही थी। अभिमान जी की बात सुन सब एक पल के लिए खामोश हो गए और खामोशी से हिमाद्री को देखने लगे, लेकिन अगले ही पल अखिल, आहान और अधिक के लबों की खामोशी की जगह क्रीपी स्माइल ने ले ली। अभिमान जी की बात सुन हिमाद्री को खामोशी से कुछ सोचता देख उन तीनों को लगा कि शायद हिमाद्री की अक्ल अब ठिकाने आ जाएगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ अकेले बिना किसी के सपोर्ट के सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और फिर हिमाद्री में तो कोई टैलेंट भी नहीं है। वो अकेले क्या ही कर लेगी। और जितनी आसानी से उसने खुराना फैमिली के साथ अपना रिश्ता तोड़ने की बात कही है, ना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा फिर से खुराना फैमिली से रिश्ता जोड़ना। हिमाद्री की बड़ी बड़ी बातें हवा में ही उड़ जाएगी और उसे वापस से खुराना फैमिली में आना ही पड़ेगा, और सबसे अपनी नाक जमीन पर रगड़कर माफी मांगनी होगी। उन तीनों के दिमाग में यही सब ख्याल चल रहे थे, और ये सब कुछ सोचकर उन तीनों के लब मुस्कुरा उठे। अभी वे तीनों बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हिमाद्री यहाँ से चली जाए, लेकिन अपने ईगो के आगे वे सीधा सीधा हिमाद्री को रुकने के लिए भी नहीं कह सकते थे। अंशिका भी चुपचाप खड़ी नम आंखों से हिमाद्री को देख रही थी। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे वो हिमाद्री को रोकना चाहती हो, लेकिन हिमाद्री को रोकने का हक वो अब खो चुकी थी। दादाजी की बात सुनकर अंशिका को भी लग रहा था कि शायद हिमाद्री अब खुराना मेंशन से कहीं नहीं जाएगी। तभी हिमाद्री ने उन सबकी तरफ देखा और उनकी नजरों को देखकर वो उन सबके मन में चल रही बात को समझ गई। अगले ही पल उसके लब मुस्कुरा उठे। उसके लबों की वो मुस्कुराहट देखकर अखिल, आहान और अधिक के चेहरे की स्माइल फीकी पड़ गई और उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। हिमाद्री आगे बढ़ी और उन सबको इग्नोर कर दादाजी के पास आ उनका हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच में पकड़ते हुए बोली, दादू, इस फैमिली में सिर्फ आप ही जिन्होंने मेरा साथ दिया था, मुझे समझा था, मेरे लिए सबसे लड़े थे, मेरे साथ खड़े रहे, और आपका और मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आप मेरे दादू थे, दादू है और हमेशा रहेंगे। मुझे पता है कि खुरनास के नाम के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और सच बताऊं तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। ये लोग मुझे हमेशा सिर्फ इस बात पर नीचा दिखाते आए हैं कि मैं सारा दी की तरह नहीं हूँ, उनकी तरह मुझ में टैलेंट नहीं है,
मैनर्स नहीं, बात करने की समझ नहीं है, बिजनेस की समझ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे अंदर, लेकिन ये थॉट सिर्फ इन लोगों के हैं, मेरे नहीं। मैं अपना नाम खुद के दम पर बनाऊंगी, न कि किसी और का सहारा लेकर। आई प्रॉमिस कि मैं अकेली इस दुनिया में सरवाइव करके दिखाऊंगी और एक दिन दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी, और वो भी बिना खुराना के सरनेम के। आपकी पोती हूँ, इतना दम तो रखती हो। ये कहते हुए वो अभिमान जी की आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुन सबके चेहरे पर त्योरियां आ गई। वही अभिमान के होंठों पर प्यारी सी स्माइल छाई हुई थी। अभिमान जी प्यार से हिमाद्री के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोले, हमें पूरा यकीन है बेटा, तुमने जो कहा है तुम वो जरूर करके दिखाओगी, लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। इतना कह वे चुप हो गए और हिमाद्री की आंखों में देखने लगे। मुझसे क्या चाहिए आपको? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। हिमाद्री ने अभिमान जी की तरफ देखकर कंफ्यूजन से कहा। सब लोग सवालिया नजरों से अभिमान जी को देख रहे थे और उनके आगे बोलने का इंतजार करते हुए बेसब्र नजरों से उनकी तरफ देखने लगे। अभिमान जी कुछ पल रुककर धीरे से बोले, बेटा तुम हमसे प्रॉमिस करो कि अपनी पहचान बनाने के बाद तुम वापस खुराना मेंशन में लौट कर आओगी। खुराना फैमिली से रिश्ता रखना या ना रखना ये सिर्फ तुम पर डिपेंड है, लेकिन खुराना फैमिली के 20% शेयर जो हमारे नाम पर है, हम उन्हें तुम्हारे नाम करना चाहते हैं और तुम्हें वे शेयर और हमारे हिस्से की कंपनी को संभालना होगा। हमारी एआर कंपनी जो हमने तुम्हारी दादी के नाम से शुरू की थी, वो कंपनी तुम संभालोगी। हमने एआर कंपनी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम चाहो तो उसे आज संभाल सकती हो या फिर बाद में, लेकिन वो कंपनी आज से तुम्हारे नाम पर है। उनकी बात सुनकर अखिल एकदम से शॉक्ड रह गए और ऐसा ही हाल कुचहान और अधिक का था। अधिक जो इतनी देर से चुपचाप वॉल के पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था, उससे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और हिमाद्री के पास आ गया। अधिक ने हिमाद्री के कंधे पर अपना एक हाथ रख उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से एक जोर का थप्पड़ हिमाद्री के गाल पर जड़ दिया। अधिक के एक्शन इतने तेज थे कि किसी को कुछ समझने का या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और सबने एकदम से अपनी सांसें रोक ली। अधिक गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए हिमाद्री के एक तरफ झुके चेहरे को देख रहा था। उसका हाथ अभी भी हिमाद्री के कंधे पर था और वो गुस्से से कांपते हुए हिमाद्री को देख रहा था। अधिक को गुस्सा हिमाद्री की बात सुनकर नहीं, बल्कि दादाजी की एआर कंपनी का हिमाद्री के नाम करने वाली बात सुनकर आया था, और वो गुस्सा उस पर इस तरह हावी हो गया कि उसने आव देखा न ताव और सीधा हिमाद्री के पास आ उसे थप्पड़ मार दिया। हिमाद्री का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसने अपने गाल पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और बंद आंखों के कोनों से एक आंसू की बूंद उसके नाक से फिसलते हुए फ्लोर पर गिर गई। तभी अधिक ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम्हें जाना है ना यहाँ से तो बेशक जाओ। हमसे कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा और नहीं तुम्हें कभी वापस आने को कहेगा। तुम दादू को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा सकती हो, लेकिन हमें नहीं। मुझे सब पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं। होश में आते ही ये सब ड्रामा करना, इमोशनल होने का दिखावा करना, घर छोड़कर जाने के बातें करना, ये सब कुछ समझ आ रहा है मुझे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम जैसी लड़की कभी कुछ नहीं कर सकती है। सारा और तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि तुम सारा के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम तो वो धूल हो जिसे अगर थोड़ा सा भी उड़ाया ना तो उसी की आंखों में आकर गिरोगी जिसने तुम्हें उड़ाया था। आज मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। कितनी चालाकी से तुमने दादू की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया और हम सबको कानों कान खबर भी नहीं होने दी। ये सब बोलते हुए अधिक की आवाज काफी तेज थी, जो आसपास आने जाने वाले लोगों को भी सुनाई दे रही थी, जिससे उन सबके कदम अपनी जगह ही रुक गए और वे सब अपनी जगह खड़े होकर वार्ड के अंदर हो रहे तमाशे को देखने लगे।
उनमें कुछ नर्स थी तो कुछ पेशेंट जो हॉस्पिटल अपने किसी जरूरी काम से आए थे। उसकी बात सुनकर अभिमान जी का चेहरा गुस्से से कांपने लग गया। वे कुछ बोलते या करते उससे पहले ही हिमाद्री ने अपनी नजरें उठा अपनी आग उगलती आंखों से उसकी आंखों में देखा और फिर तिरछी नजरों से अधिक के उस हाथ को घूरने लगी जो उसके कंधे पर था। हिमाद्री को अपने हाथ की तरफ देखता देख अधिक ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और वो अपने आप अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया। इधर सब लोग हैरान खड़े कभी हिमाद्री को देख रहे थे तो कभी अधिक को। किसी को भी अधिक से ये उम्मीद नहीं थी वो हिमाद्री को थप्पड़ मार देगा, लेकिन फिर भी अंशिका और अखिल चुपचाप अपनी जगह खड़े थे। उनके सामने उनकी बेटी को उनके बेटे ने बिना सोचे समझे, बिना किसी गलती के उसे थप्पड़ मार दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिमाद्री के पक्ष में एक शब्द तक नहीं कहा था। ये सोचकर हिमाद्री के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर लास्ट में अधिक की तरफ देखकर बोली, थैंक यू अधिक खुराना, मुझे इतना जानने के लिए, समझने के लिए, वरना मुझे तो लगता था कि कोई आज तक मुझे समझ नहीं पाया है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी मैं गलत थी। आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि इंसान अपने मामले में वकील और दूसरों के मामले में जज होता है। आज पता चला कि ये बात यूं ही फेमस नहीं है। इंसान 1 मिनट में दूसरों के लिए अपनी राय बना लेता है और बिना वक्त गवाए सीधा अपने थॉट्स उस पर थोप देता है और खुद के मामले में कभी अपनी गलती नहीं मानता है। वकील की तरह सफाई पर सफाई देता रहता है, लेकिन लास्ट तक अपनी गलती नहीं मानता है। खैर ये सब छोड़िए, आप लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वही सोचना है जो आप सोचना चाहते हैं। आप लोगों के समाने कुछ भी बोलना मतलब भैंस के आगे बिन बजाना है, और मुझे बिन बजाने का कोई शौक नहीं है। इतना कह उसने अभिमान जी की तरफ देखा और उनके पास आ उनके पैर छूते हुए बोली, दादू मैं चलती हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बोलते हुए हिमाद्री की आंखों से एक बूंद आंसू की बह अभिमान जी के पैरों पर आकर गिर गई। अभिमान जी ने तुरंत नजरें झुका नम आंखों से हिमाद्री को देखा और उसके सर पर अपना हाथ रख आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा खुश रहो और तुम जो चाहती हो वो तुम्हें हासिल हो। तुम वो मुकाम हासिल करो जहां तुम्हें देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो जाएं और हम अपना सीना तान कर कह सके कि वो देखो वो मेरी पोती हिमाद्री खुराना है। ये कहते हुए उन्होंने नफरत से एक नज़र सबको देखा और फिर हिमाद्री की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। उनकी बात सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो सीधी खड़ी हुई और एकदम से अभिमान जी के सीने से लग गई। अभिमान जी ने भी कसकर हिमाद्री को अपनी बाहों में भर लिया और वो फफक कर रो पड़े, और ऐसा ही कुछ हाल हिमाद्री का भी था। वो अपने होंठों को कस के भींचे रो रही थी। उसकी आंखों से बह रहे आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे देखकर बाहर खड़े लोगों का दिल भी पसीज गया और उनकी आंखों में भी नमी भर आई, लेकिन अखिल, आहान और अधिक अभी भी वैसे ही खड़े सब कुछ देख रहे थे। अंशिका की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को मुंह के भर लिया और वो फफक कर रो पड़ी। कुछ पल रोने के बाद हिमाद्री अभिमान जी से दूर हुई और अपने आंसू साफ करते हुए धीरे से बोली, ओके दादू मैं चलती हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस लौट कर आऊंगी। ये कहते हुए वो आंसू भरी आंखों से अभिमान जी की आंखों में देख रही थी और अगले ही पल सबको इग्नोर कर वहां से जाने लगी। अगर हिमाद्री थोड़ी देर और यहाँ रुकती तो वो शायद यहाँ से नहीं जा पाती। अभिमान जी के आंसू उसे यहाँ से नहीं जाने देते और वो इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अखिल जो डोर के पास खड़े थे वो चुपचाप हिमाद्री को अपनी तरफ आते देख रहे थे। उनको लगा था कि हिमाद्री एक बार तो जरूर उनके गले लगेंगी, लेकिन हिमाद्री ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और उनके बगल से निकलकर वो वार्ड से बाहर चली गई। अखिल तुरंत हिमाद्री की तरफ पलटे और उसे जाते देखने लगे। सबकी नजरें जाती हुई हर्षद पर टिकी हुई थी सिवाय अभिमान जी के अलावा। अभिमान जी सामने वॉल की तरफ देख रहे थे।
अगले ही पल वे धड़ाम की आवाज के साथ घुटनों के बल नीचे गिर गए और गम में तड़पते हुए जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज बाहर जाती हुई हिमाद्री को भी सुनाई दे रही थी। हिमाद्री ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को मजबूत करते हुए वो बाहर निकल गई। 1 साल बाद। चैप्टर 5। माफिया किंग अद्वितीय चौहान बटा मिस्टर जॉन की मौत बटा अखिल खुराना का चौहान मेंशन आना। 1 साल बाद बटा 1 ईयर लेटर। मुंबई सुबह 8 बजे। मुंबई के एक सुनसान इलाके में बना एक खूबसूरत सा मेंशन जिसकी चमक चारों तरफ बिखर रही थी। उगते सूरज की किरण उस मेंशन पर पड़ रही थी जिससे वो मेंशन सोने की तरह चमक रहा था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई एक बार देखे तो उससे नजरें हटाना भूल जाए। बाहर बड़ा सा मेन गेट जिसके आगे बड़ा सा गार्डन और उस गेट के आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड ब्लैक यूनिफॉर्म पहने और हाथों में गन पकड़े किसी रोबोट की तरह खड़े थे। उनकी चिल जैसी नजरों से बचकर एक परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। अंदर बड़ा सा गार्डन जिसके एक साइड में वाटर फाउंटेन लगा हुआ था। फाउंटेन से गिरता पानी किसी खूबसूरत झरने की तरह लग रहा था। पूरा गार्डन फूलों और खूबसूरत रंग बिरंगे पेड़ पौधों से जगमगा रहा था। उसकी हरियाली वाकई में देखने लायक थी। मेंशन के अंदर लिविंग हॉल जिसमें बैठने के लिए हॉल के बीच में बड़े बड़े रॉयल सोफे लगाए हुए थे। ऊपर बड़ा सा झूमर जो कई करोड़ों का था। सामने से ऊपर की तरफ जाती स्टेयर और दूसरी तरफ ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी। ये मेंशन 6 फ्लोर था जिसमें ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का यूज करना पड़ता था। इधर मेंशन के बैकयार्ड में जहां 2 आदमी चेयर पर बैठे एकटक सामने देख रहे थे। उनमें से पहला आदमी जिसने रॉयल ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे लेकिन होंठों पर अजीब सी क्रीपी स्माइल छाई हुई थी जो पॉजिटिव वाइब बिल्कुल नहीं दे रही थी। चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां और उसके काले बालों में कुछ सफेद बाल उसकी उम्र बता रहे थे। उसकी उम्र 50 के आसपास थी। मिस्टर वीरेन चौहान, क्या आप अपना बिजनेस इस तरह हैंडल करते हैं? आई एम सॉरी, अगर ऐसे ही आप अपने क्लाइंट को वेट करवाते रहे तो आप बहुत जल्द सड़क पर आ जाएंगे और आपका नाम पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। पास में बैठे दूसरे आदमी ने मिस्टर चौहान का मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर वो हल्का सा हंस दिया। उसकी हंसी का लहजा वीरेन चौहान का मजाक उड़ाने वाला था। उस आदमी की बात सुनकर भी वीरेन चौहान के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। वो अभी भी उसी तरह बैठे एकटक सामने देख रहे थे। अपनी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता देख उस आदमी ने सर घुमा वीरेन चौहान की तरफ देखा और सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, मिस्टर चौहान, आर यू लिसनिंग टू मी? उसने इतना ही कहा था तभी मिस्टर चौहान ने अपना सर घुमा उनकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर जॉन, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने वीरेन चौहान को एडवाइस दी है एंड मेरे बेटे अद्वितीय चौहान की पर्सनैलिटी पर शक किया है। उसका कोई मजाक उड़ा सके ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और जिन्होंने उसका मजाक बनाया वो जिंदा बचा। इतना बोल वो चुप हो गए और हल्का सा हंस दिए। उनकी हंसी नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी बल्कि उनसे एक अलग ही वाइब आ रही थी। वीरेन की बात सुन मिस्टर जॉन के माथे पर कुछ पसीने की बूंदें उभर आई और उनके पैर अपने आप कांपने लग गए। वीरेन ने एक नज़र मिस्टर जॉन के कांपते पैरों को देखा और फिर अजीब सी स्माइल करते हुए वापस सामने देखने लगे। सामने एक हैंडसम सा लड़का जिसने ब्लैक पेंट पहनी थी और ऊपर से शर्टलेस था। उसकी अपर बॉडी पूरी पसीने से भीगी हुई थी और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो बिना किसी पर ध्यान दिए हॉकी गेम खेल रहा था। उसका सारा ध्यान अपने सामने पड़ी बॉल पर था। उसने अपने हाथ में पकड़ी स्टिक को हल्का सा उठाया और हल्की सी किक बॉल पर दे मारी। बॉल जमीन पर घसीटते हुए कुछ दूर बने पीठ में जा गिरी।
बॉल के पीठ में गिरते ही उसके चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गई और उसने सर टेढ़ा कर मिस्टर जॉन और वीरेन की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहे थे। उसकी नीली समंदर सी गहरी आंखें, तीखी नाक, डार्क ब्राउन लिप्स, माथे पर बिखरे काले सिल्की बाल, अट्रैक्टिव एंड एड्रोबल बॉडी जिसे कोई भी देखे तो देखता रह जाए, लेकिन उसके आसपास का ओरा इतना खतरनाक था कि कोई भी उसकी तरफ नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी वो लड़का जिसका नाम अद्वितीय चौहान था, ये वीरेन चौहान का इकलौता बेटा और पूरे माफिया वर्ल्ड का किंग अद्वितीय चौहान था, जिसका सिक्का मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में चलता था। अद्वितीय ने अपना एक हाथ हल्का सा ऊपर उठा, अपनी 2 उंगलियों से वीरेन और मिस्टर जॉन को अपने पास आने का इशारा किया और फिर से हॉकी गेम खेलने लगा। उसका इशारा मिलते ही वीरेन चौहान की स्माइल और गहरी हो गई और उन्होंने अपनी चेयर से खड़े होते हुए मिस्टर जॉन की तरफ देखकर धीरे से कहा, चले मिस्टर जॉन, आपका इंतजार खत्म हुआ। ये बोलकर वीरेन आगे बढ़ गए और मिस्टर जॉन डर से कांपते बैठे रह गए। कुछ पल बाद मिस्टर जॉन ने अपनी सारी हिम्मत जुटा खुद से कहा, रिलैक्स साहिल जॉन, अद्वितीय चौहान तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अगर उसके पास माफिया वर्ल्ड की पावर है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, और जो डील में उसके लिए लेकर आया हूँ उसके बाद वो मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। खुद से ये कहते हुए वो खुद को रिलैक्स कर अपने डर को छुपाने की कोशिश करने लगा और फिर खड़ा हो वीरेन के पीछे चल दिया। वीरेन और मिस्टर जॉन दोनों अद्वितीय के पास आए। अद्वितीय ने सर टेढ़ा कर मिस्टर जॉन को देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, दाना फूल झाड़ू गंदगी को हटाए, काला धन सफेद बनाए। इतना बोल वो चुप हो गया और अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। मतलब? मिस्टर जॉन ने सवालिया नजरों से अद्वितीय को देखते हुए तुरंत कहा। अद्वितीय अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक को देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर बोला, पासवर्ड है। माल उठाने के लिए पासवर्ड की जरूरत तो पड़ेगी ना, माल सही जगह पहुंच जाएगा। ये बोलते हुए उसने हॉकी स्टिक को नीचे फेंक दिया और मिस्टर जॉन के पास अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, अद्वितीय चौहान। मिस्टर जॉन ने एक नज़र अद्वितीय के अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर उससे हाथ मिलाते हुए बोले, साहिल जॉन। अद्वितीय उनके नाम को इग्नोर करते हुए तुरंत बोला, एक राउंड हो जाए। उसकी बात सुनकर मिस्टर जॉन कुछ पल चुप रहे हो और फिर उन्होंने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आज मैं तुम्हें सबसे लंबी शॉट मार के दिखाता हूँ। अगर तुम आगम चौहान हो तो मैं भी साहिल जॉन हूँ। उनकी बात सुनकर अद्वितीय के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और फिर उसने रुमाल से अपना हाथ साफ करते हुए कहा, चले। इतना कह वो बिना मिस्टर जॉन का जवाब सुने आगे बढ़ गया। मिस्टर जॉन ने एक नज़र वीरेन की तरफ देखा जो उसे देख टेढ़ा मुस्कुरा रहे थे और फिर वो भी अद्वितीय के पीछे चले गए। कुछ पल बाद अद्वितीय, मिस्टर जॉन और वीरेन तीनों एक जगह खड़े सामने देख रहे थे। अद्वितीय और मिस्टर जॉन ने अपने हाथ में हॉकी स्टिक पकड़ी हुई थी। अद्वितीय आगे आया और ग्राउंड पर पड़ी बॉल के पास हॉकी स्टिक लगा, सामने अपने गोल की तरफ देखते हुए बोला, बात सिर्फ लंबे शॉट की नहीं है, कंसंट्रेट करना पड़ता है बिल्कुल अपने काम की तरह। कैसे टी ऑफ करे कि माल सारी बाधाओं को मात दे के, सारे बंकरों को अवॉइड करके, सारे सैंड पीट से बच के सीधा अपने टारगेट तक पहुंच जाए। ये बोलते हुए उसने बॉल पर हॉकी स्टिक दे मारी और बॉल हल्की सी हवा में उछल ग्राउंड पर घसीटती हुई सामने पीठ से आगे जा गिरी। अद्वितीय ने एक नज़र उनकी बॉल को देखा और फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, गुड शॉट। इतना बोल वो आगे बॉल के पास चला गया। मिस्टर जॉन और वीरेन भी उसके पीछे चले गए। अद्वितीय ने बॉल के पास हॉकी स्टिक को ग्राउंड पर रखा और मिस्टर जॉन की तरफ देखा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, पासवर्ड। उसकी बात सुन मिस्टर जॉन जो उसके बराबर में खड़े थे, वो धीरे से बोला, दाना फूल झाड़ू गंदगी को हटाए।
उन्होंने इतना ही बोला था तभी अद्वितीय टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, गंदगी को हटाए। इतना बोल उसने हॉकी स्टिक सीधा मिस्टर जॉन के मुंह पर दे मारी। अचानक हुए इस वार से मिस्टर जॉन संभल नहीं पाए और वो चीखते हुए पीठ के बल ग्राउंड पर जा गिरे। वीरेन चौहान के होंठों पर खतरनाक हंसी आ गई और उन्होंने सर टेढ़ा कर अद्वितीय की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के नीचे पड़े मिस्टर जॉन को देख रहा था। तभी वीरेन आगे आए और उन्होंने नीचे पड़ी बोल को उठाया और फिर मिस्टर जॉन के पास आ गए। वीरेन मिस्टर जॉन के पास पंजों के बल बैठे और एकदम से उसका मुंह खोल बोल को उसके मुंह के अंदर डालते हुए बोले, मेरे बेटे का मजाक बनाया था ना तुम्हें, सी देखो उसका रिजल्ट क्या हुआ, तुम्हारी मौत। इतना बोल वे अजीब तरह से मुस्कुरा दिए और वापस खड़े हो अद्वितीय को देखने लगे। तभी अद्वितीय आगे आया और सर झुका मिस्टर जॉन को देखने लगा। मिस्टर जॉन की आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था और वो जोर से अपना सरनामे हिला रहे थे। तभी अद्वितीय ने हॉकी स्टिक को जोर से उनके जबड़े पर दे मारा। मिस्टर जॉन के मुंह से खून की पिचकारी निकलते हुए उनके दांत बाहर आ पड़े और उनकी दर्द भरी चीख पूरे ग्राउंड में गूंज गई। मेरे गैर कानूनी काम करने के भी कुछ कानून है। साहिल जॉन, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं आगम चौहान तुमसे लड़कियों की तस्करी की डील करूंगा? गंदगी हो या कर्म एक हद तक ही ठीक है, लेकिन जब ये बेहद हो जाए तब ना सामने वाले के लिए अच्छा होता है और ना करने वाले के लिए। अद्वितीय ने ये कहते हुए हॉकी स्टिक को साइड में फेंक दिया और सर टेढ़ा कर वीरेन की तरफ देखकर बोला, सही कहा ना डैड? उसकी बात सुनकर वीरेन मुस्कुराते हुए बोले, अब्सोल्युटली राइट बेटा। इसलिए ही तो तुम मेरा गुरूर हो, क्योंकि तुम काला धंधा जरूर करते हो लेकिन कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। उन्होंने इतना ही कहा था तभी पीछे से एक गार्ड की आवाज उनके कानों में पड़ी। सर, वो अखिल खुराना पिछले 3 घंटों से आपसे मिलने के लिए बाहर खड़े हैं। वो अपनी बेटी का एंगेजमेंट इनविटेशन देने आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपको रीबर्थ ऑफ हार्ट ब्रोकन गर्ल स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हम जल्दी से जल्दी नया चैप्टर ला सके।